पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा डेमी गॉड जो इंसानों को फोर्स करता था अपनी पूजा करने के लिए, और जो इंसान इस बात को मना कर देते वो उसे बहुत बुरी तरीके से श्राप देता। इस एडवेंचरस और फैंटेसी कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि अपने बेटे को लेकर एक बहुत ही पुराने मंदिर में जा रहा था। शायद वो आदमी किसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक वो चीज उसे मिली नहीं। वो अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसे कुछ तो आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें तो उस जगह पर गूंज रही थी। अब जैसे ही वो आदमी अपने बेटे को लेकर एक सिंहासन की तरफ बढ़ता है, तब जाकर वो शॉक रह गया, क्योंकि उस जगह पर वो क्रूअल और एंशिएंट गॉड मौजूद होता है जो सालों से इस पवित्र जगह पर कैद था। अब इतने समय बाद वो वापस आ चुका है, यानी कि अब उसे जो भी करना रहे वो इंसानों से कराएगा। यहाँ तक कि उस गॉड ने इंसानों को तबाह करके रख देने की बात कही थी। अब इसके आगे उस आदमी और उसके बेटे का क्या हुआ वो बताया ही नहीं गया। हमें तो अब दूसरी तरफ ग्वान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। ग्वान बहुत पहले से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था। उसकी बेटी का नाम टैंगी होता है जो कई साल पहले गायब हो चुकी थी। ग्वान तो अपनी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने सारी चीजें छोड़ दी होती हैं। यहाँ तक कि उसने अपने वाइफ के भी साथ रहना बंद कर दिया था और पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहता। लेकिन आज तक उसकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ग्वान अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, ये सारे इंटेंशंस उसकी हालात से पता चलते हैं। ग्वान को तो अपनी बेटी के बार बार विजन आया करते थे जिसमें वो डेमी गॉड को देखता है। ये वही गॉड था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया। ग्वान अब एक माउंटेन वाले एरिया पर मौजूद था। वहाँ पर वो एक ट्रक को देखता है जिसके ऊपर उसे शक होने लगा, इसीलिए वो ट्रक को रोकने के लिए कई सारे पत्थर उठाता है और सीधा फायर करने लगता है उसकी विंडशील्ड पर। पत्थर तो एकदम सीधा सटीक निशाने पर लगते हैं और ड्राइवर एकदम से डिसबैलेंस हो गया। वो ट्रक आगे जाकर थोड़ी ही दूरी पे रुक जाती है। अब गॉन तो उनसे अपने बेटी के बारे में पूछ रहा था कि तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपाया है। वो तो ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से मारने भी लगा, बट ड्राइवर का दूसरा साथी वहाँ पर मौजूद होता है जो पीछे से आकर ग्वेन पर अटैक कर देता है। ग्वेन वहीं पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। अब जब यहाँ वो अपनी आंखें खोलता है तो वो तुरंत ही जाकर उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से में देखने लगा। पता चला कि वहाँ कई सारे बच्चों को पिंजड़े में बंद करके रखा गया है और ये सारे बुरे लोग बच्चों की काला बाजारी करते हैं। ग्वान तो एकदम से परेशान होकर वहाँ अपनी बेटी को ढूंढ रहा था कि यहाँ पर वो मिल जाए, पर अफसोस उसकी बेटी यहाँ पर नहीं होती। वो इतना डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि अब तक तो उसे बेटी मिल जानी चाहिए थी। उसने हर एक जगह पर ट्राई कर लिया और सारी चीजें करके देख ली। थोड़े समय में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव आ जाते हैं। उन्होंने उस ट्रक को बरामद कर लिया था, बट ग्वेन वहाँ पर बैठा हुआ होता है तो उन्हें लग रहा था कि ग्वेन ही ये सारी चीजें कर रहा है। ड्राइवर और उसका साथी तो वहाँ से भाग चुके थे। सारे पुलिस ऑफिसर्स ग्वेन को लेकर अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जाने लगे। ग्वेन अब फिर से अपनी बेटी के कुछ विजन्स देखता है जिसमें कोई काली परछाई ग्वेन की बेटी को लेकर जा रही है। अब ये काली परछाई कौन थी यह थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ग्वेन को होश आ जाता है और उसने देखा कि वो पुलिस ऑफिसर्स की कार में मौजूद है और एक पुलिस ऑफिसर तो ग्वेन की बेटी की फोटो देख रहा है। ग्वेन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बेटी की फोटो जबरदस्ती लेने का ट्राई करता है। उसने तो अब पुलिस ऑफिसर को मारना भी स्टार्ट किया और अपने आप को बचाकर वहां से निकल जाता है। ग्वेन नहीं चाहता था कि इतना समय बीतने के बाद वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया है तो आगे का समय वो प्रिजन में बिताए। इसीलिए अब ग्वेन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। सारे पुलिस ऑफिसर ग्वेन के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसे पकड़ा जाए। उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी कि वो इतने सारे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा था, बट सच्चाई तो कुछ और ही होती है। ग्वेन जब यहाँ पर सीधा भाग रहा था तभी उसे एक लेडी दिखाई दी जो कार के अंदर बैठी होती है। उसने कार का दरवाजा ओपन कर दिया जैसे वो ग्वेन को अपनी तरफ बुला रही हो। ग्वेन उसके इशारे को समझ जाता है और कार के अंदर बैठकर वहां से वो दोनों निकल पड़ते हैं। यानी उस लेडी ने एक तरीके से ग्वेन की जान बचाई उन सारे पुलिस ऑफिसर से। अब बात करने पर पता चला कि वो लेडी जिसका नाम लिन है उसे ग्वेन और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा लग रहा था कि वो ग्वेन के ऊपर काफी रिसर्च करके बैठी है। लिन ने ग्वेन को बताया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन आगे आने वाली जर्नी इतनी इजी नहीं होने वाली। ग्वेन भी अब लिन के ऊपर भरोसा करता है और उसके साथ चला जाता है। अब हमें यहाँ पर एक दूसरी टाइमलाइन दिखाई जाती है जो किसी एंशिएंट जमाने की थी। कंग नाम का एक आदमी तो पहाड़ों की चोटी पर डर कर भाग रहा था। दरअसल उसके पीछे कुछ वॉरियर्स होते हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा फुर्तीले और बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन वही कंग जो काफी कमजोर और एकदम डरपोक था वो अपनी जान बचाकर वहां से कूदने के फिराक में होता है। सही समय पर वहां कंग की एक सिस्टर आ गई। उसके सिस्टर ने कंग को बचाने के लिए सबसे पहले उसे पानी के अंदर फेंक दिया और खुद जाकर उन सारे वॉरियर से फाइट करने लगी।
बेचारा कंग इतना ज्यादा घायल हो चुका था, फिर भी वो अपनी बहन को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कंग एकदम टॉप पर आता है तो उसने देखा कि उसकी सिस्टर को उसी वॉरियर ने जान से मार दिया है। कंग ये सब बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था, इसीलिए अब कंग ने बिना देरी किए हथियार उठाया और उस वॉरियर पर हमला करने लगा। वॉरियर को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो वॉरियर तो कंग को समझा रहा था कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तो दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर गॉड हैं। लेकिन संग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि इस आदमी ने मेरी बहन को मारा है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कंग ने अगले ही मोमेंट में उस वॉरियर को मारकर खत्म कर दिया था। कंग बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि उसकी इकलौती बहन भी मारी जा चुकी है। वो जब वहाँ से जाने की फिराक में होने लगा तब उस मरे हुए वॉरियर की बॉडी पर जो कवच था वो हिलने लगा होता है। शील्ड पूरी तरीके से हवा में उड़ने लगा और किसी की तलाश कर रहा होता है, जैसे कि कोई नया ओनर जो उसे ओन कर सके। वहाँ पर कंग के अलावा और कोई भी नहीं जिंदा था, तो इसीलिए वो कवच सीधा कंग के बॉडी पर चिपकने लगा था। कंग एकदम परेशान हो चुका होता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारी चीजें नाकामयाब हो जाती हैं। उस शील्ड के अंदर मानो अलग ही जान मौजूद हो। वो लिटरली कंग के बॉडी से जुड़ने लगा और बीच में उसकी एक आंख खुल जाती है, यानी कि उस शील्ड के पास अपना एक माइंड होता है जो वो अपने हिसाब से चलता था। अब शायद वो कंग के साथ हमेशा जुड़ चुका है और उसे छोड़ेगा नहीं। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर ग्वान लिन के साथ मौजूद था। लिन ग्वान को एक इम्पोर्टेंट जगह पर लेकर जा रही होती है जहाँ उसकी बेटी को ढूंढने में मदद की जा सके। वो एक बहुत बड़ी बिजनेस थी जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे होती है। अब लिन तो ग्वान को एक ऑफिस में बुलाकर कई सारी लड़कियों की फोटोज दिखाती है। ये वो लड़कियां थी जिनकी शक्ल सेम टू सेम ग्वान की बेटी जैसी दिखती है। अब ग्वान उन चीजों को देख रहा होता है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद वो ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। अब लिन के पास इसका भी सॉल्यूशन था। वो इन सारे बच्चियों को ढूंढकर उसका ब्लड टेस्ट करा सकते थे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ग्वान तो अब काफी खुश हो गया कि आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल ही जाएगी, लेकिन लिन ने यहाँ पर साफ कह दिया कि इसके बदले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लिन और उसकी टीम को यह बात पता होती है कि ग्वान के पास एक ताकत है, वो सीक्रेट एनर्जी, जिससे कि वो फेंके गए किसी भी चीज का डायरेक्शन बदल सकता था। यही सेम डायरेक्शन ग्वान ने उस ट्रक के ऊपर मारने से पहले बदला होता है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी ताकत है कि वो उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। तो इसीलिए लिन और उसके कंपनी वाले ये चाहते हैं कि ग्वान अपनी पावर का यूज करके एक इंसान को मारे। ग्वान इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। लिन बताती है कि एक राइटर है जिसका नाम कंग है। ये वही कंग था जिसे कि हमने एंशिएंट टाइम पर देखा होता है, यानी ये इसका रीइंकार्नेशन हो सकता था जो आज के समय में भी जिंदा है। कंग दरअसल इस जमाने में एक राइटर का काम करता है और सोशल मीडिया पर कई सारी स्ट्रीमिंग करते हुए अपनी कहानियां बताता है। ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं थी। दरअसल राइटर कंग जिस भी कहानी को प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड करके बताता था वो सारी चीजें सच हो जाती थी। जैसे कि उसने हाल ही में कहा था कि हमारी कंपनी के ओनर को दिल का दौरा पड़ेगा, और होता भी कुछ समय बाद ऐसा ही है। उनके कंपनी के ओनर बहुत ही बुरी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी हार्ट अटैक के कारण। लिन और उसके कंपनी वालों ने कई कोशिश की कंग को रोकने की, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि राइटर राइट नहीं कर सकते। उनके हिसाब से कंग को रोकना ही होगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है अपने राइटिंग के बदौलत। इसीलिए अब लिन ग्वान से मदद मांग रही है कि वो उनका ये काम कर दे। इसके बदले उसकी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी उन सभी की है। ग्वान कभी गलत काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। ग्वान को उस राइटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इसीलिए वो निकल पड़ता है उसके पास जाने के लिए। सबसे पहले ग्वान ने अपना गेटअप चेंज किया। वो तो अब पहले जैसा लगता ही नहीं और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो चुकी थी। रास्ते में ट्रेवल करते हुए ग्वान ने कंग द्वारा लिखी गई कई सारी कहानियों को भी सुना। ये कहानियां एकदम फैंटेसी वर्ल्ड की थी, जैसे कि कोई अलग भी दुनिया हो सकती है। ग्वान तो कंग द्वारा बताई गई कहानियों में एकदम लीन हो जाता है, जैसे कि वो सच में उसे इमेजिन कर रहा हो। अब किसी भी तरीके से ग्वान उस टाउन में पहुंच जाता है जहां राइटर रहा करता था। वो तो पूरा दिन उस राइटर के पीछे लग गया कि वो क्या करता है और एक अच्छे मौके का तलाश करने लगा। राइटर तो सीधा वहां से एक लाइब्रेरी में चले जाता है और ग्वान भी वहां उसका पीछा कर रहा था। ग्वान को लगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है राइटर को मारने का, बट उस जगह पर कुछ और लोग भी आ गए, इसीलिए ग्वान रुक जाता है। अब इतने टाइम तक उस राइटर को शक हो गया था कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए राइटर ग्वान के पास आकर पूछने लगा कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। तब जाकर ग्वान ने बात बदलते हुए ये कह दिया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ मिलकर थोड़ी बात करना चाहता था, इसीलिए इतना पीछा किया। कंग को जब ये पता चला कि ग्वान उसका बहुत बड़ा फैन है तो वो भी खुश हो गया।
वो तो गॉन से बहुत सारी चीजें पूछने लगा कि तुमने मेरी कौन सी कहानियां पढ़ी हैं और सबसे बेस्ट कौन सी है। अब गॉन को ही पता था कि वो ये सब चीजें झूठ बोल रहा है, उसे तो सिर्फ लिन को खत्म करके अपनी बेटी को ढूंढना था। वो दोनों आपस में कुछ बात करने ही लगते हैं, तभी लिन का उसे कॉल आ जाता है। गॉन जब लिन से बात कर रहा था तो लिन साफ कह देती है कि उसे मार कर तुम चले जाओ। उस राइटर से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी चालाक है, वो अपनी नई कहानी लिखकर तुम्हें गुमराह कर सकता है। अब कंग अपनी किताब लेकर बाहर निकल चुका था, जिसके पीछे पीछे अभी भी गॉन आता जाता है। गॉन तो अभी भी मौका देख रहा था कि कब वो कंग को मार दे, बट कंग वापस गॉन के पास आकर पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर मेरे फैन हो तो मेरा ऑटोग्राफ लेकर जा सकते हो। अचानक अब पीछे से एक कार आने लगी थी, जिससे कि कंग अब गॉन को बचाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। दरअसल ये लिन द्वारा ही भेजे गए आदमी थे जो कंग के साथ गॉन को भी मारना चाहते थे। गॉन ने ऑब्वियसली अपना काम नहीं किया था। अब गॉन तो इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि वहां से तुरंत ही भागने लगा। गॉन की एक डायरी वहीं पर छूट जाती है जो कि कंग को मिल चुकी थी। इस डायरी में गॉन ने उन सारी चीजों के बारे में लिखा था कि किस तरीके के उसे विजन्स आया करते हैं। कंग उसी डायरी को लेकर अच्छे से पढ़ने लगा। डायरी के अंदर उसे कई सारी नई चीजें मिली जो कि वो अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने का डिसाइड करता है, यानी वो कहानियां जिसके ऊपर वो रिसेंटली वर्क कर रहा था। अब हमें उस एंशिएंट दुनिया में दिखाया जाता है जहां कंग एक टाउन के अंदर आ रहा था। उस जगह के सभी लोग एक बड़े से देवता की पूजा कर रहे होते हैं। ये उनका रेड गॉड था जो हर समय पर उन्हें राह दिखाता था। सभी लोग उस गॉड के सामने झुककर उनसे मदद मांगते हैं। थोड़ी देर में ही उस गॉड के पुतले ने हाथ दिखाया एक दूसरे गांव की तरफ। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और हथियार लेकर वहां की तरफ बढ़ने लगे। यानी कि इसका मतलब था कि गॉड ने इशारा किया है कि वहां के सभी लोगों को खत्म करके उस गांव को अपने कब्जे में कर लो। कंग इन चीजों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका जो कवच होता है वो उसे सब कुछ बताने लगा। वो ये कहता है कि ये गॉड अपने ही लोगों को गुमराह करके उनसे गलत काम करवाता था। इसका मेन विजन होता है कि उन्हें मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना। अब उस गांव के मासूम लोगों के ऊपर सभी सैनिक मिलकर हमला करने लगे थे। ऊपर से बड़े बड़े ड्रैगन्स भी आने लगते हैं जो अपने मुंह से आग निकालकर सारी चीजें तबाह करते हैं। गांव के एक एक आदमी को वो ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। सैनिकों ने तो उन्हें मारने के लिए आसमान से जलती हुई तीर भी फेंकी। थोड़े ही समय में इतने लोगों की जानें चली गई थी कि काउंट भी नहीं किया जा सकता। अब सुबह होने पर वहां उस डेमी गॉड द्वारा भेजे गए कुछ रेड सैनिक आते हैं। ये सारे रेड सैनिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ये अब इस पूरे गांव पर अपना कब्जा करेंगे और चारों तरफ गॉड की हुकूमत एकदम से बढ़ाते रहेंगे। अचानक अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया जहां गॉन की नींद खुल जाती है। गॉन के सामने तो लिन मौजूद थी जो उससे बोल रही होती है कि तुमने अपना काम नहीं किया, तुम्हें उस राइटर को जल्द से जल्द मारना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी को ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। अब गॉन फ्रेश होने के बाद सीधा उस राइटर के पास जाता है। उस राइटर ने गॉन को वो डायरी दे दी जो उसकी ही थी। कंग ने पूरी तरीके से उसकी डायरी को पढ़ लिया था और वो तो गॉन को बताने लगा कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी रिसेंट कहानियों में। ये सारे चेंजेस तुम्हारी डायरी में से लिए गए हैं। कंग तो यहाँ पर गॉन को शुक्रिया अदा भी कहता है क्योंकि वो कई समय से इसी कहानी पर अटका था। गॉन की इस डायरी की वजह से वो अब आगे बढ़ सकता है अपनी कहानी में। वो दोनों थोड़ा वॉक कर रहे थे और गॉन तो एक अच्छा मौका ही देख रहा था ताकि वो उसे मार सके। बट जैसे ही वो ऐसा करने गया तब कंग एक कहानी के बारे में बताता है जिसमें कि वो एक छोटी सी बच्ची से मिला था और वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि टैंगी थी जो कि गॉन की बेटी होती है। गॉन तो इस कहानी से खुद को रिलेट करने लगा, इसीलिए वो सारी चीजें सुन रहा होता है। उस एंशिएंट टाइम में हमें कंग उस लड़की के साथ दिखाया गया। लड़की का भाई मर चुका था, इसीलिए वो उनका फ्यूनरल कर रहे होते हैं। वो लड़की जिसका नाम टैंगी होता है वो कंग से बोल रही थी कि अब वो रेड सैनिक हमें मार देंगे क्योंकि इस समय घर से बाहर नहीं निकला जा सकता और जो वो कहेंगे उन्हें वो फॉलो करना ही होगा। लेकिन कंग ने उसे समझाया कि तुम एक बच्ची हो, तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं पता चलेगा। अब अचानक टैंगी नाम की वो लड़की कुछ फ्लूट बजाने लगती है जिससे एक मधुर संगीत निकल रहा था। कंग उसे रोकने के लिए गया क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, बट शायद तब तक देर हो चुकी थी। वहां पर वो रेड सैनिक आ गया जो टैंगी को मारना चाहता था। कंग तुरंत ही टैंगी को लेकर वहां से भागने लगा। वो नहीं चाहता था कि इतनी कम उम्र में वो लड़की मारी जाए, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। वो अपने कंधे के ऊपर किसी दूसरे पुतले को ले लेता है और टैंगी नाम की उस लड़की को कहीं दूर भागने के लिए बोल देता है। वो रेड सोल्जर तो कंग के पीछे ही लग गया था, बट थोड़ी देर बाद जब वो सैनिक कंग के पीछे से वो चीज उठाता है तब जाकर उसे भी रिवील हुआ कि ये कोई बच्ची नहीं है। कंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही उस रेड सोल्जर पर हमला किया। उसका कवच टूटने के बाद उस सोल्जर की आंखें दिखने लगी थी। यहाँ जाकर रिवील होता है कि वो रेड सोल्जर कोई और नहीं बल्कि गॉन है।
गॉन अब इससे पहले कुछ करता तभी साइड में वो लड़की यानी कि टैंगी आ गई। टैंगी को देखते ही रेड सोल्जर यानी कि गॉन आगे बढ़ता तो है, लेकिन एक समय के बाद वो एकदम स्टक हो गया था, जैसे कि कोई अनजान एनर्जी जो उसे बच्ची को हार्म करने से रोक रही थी। थोड़ी देर के बाद ही कंग उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें वो राइटर अपने किताब में लिख रहा था। वो सेम धुन जो कहानी में सुनाई जाती है वो अब उन्हें भी सुनाई दे रही थी। लिटरली गॉन भी इन चीजों को महसूस कर पाता है, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि सबसे पहले उसने पत्थर उठाकर उस राइटर के सर पर मार दिया। राइटर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब गॉन यहाँ पर खुद उस किताब के पास पहुंचा और आगे की कहानी देखने लगा। वो तो अब उसका पीछा करते हुए धुन के पास पहुंचता है जो कि एक छोटा सा बच्चा बजा रहा था। गॉन इसीलिए चौंकता है क्योंकि यही सेम धुन उसने अपनी बेटी को सिखाई थी। वो बच्चे से पूछने लगा कि तुम्हें ये धुन कहाँ से मिली, पर वो बच्चा काफी पैनिक हो गया और वहां से भागने लगा। गॉन भी अब उसका गली गली पीछा करने लगा। अब गॉन एक समय पर ऐसा सोचता है कि ये चीजें वो पहले देख चुका है, यानी कि जब वो रेड सोल्जर कंग और छोटी बच्ची का पीछा कर रहा था। गॉन भागते हुए एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। गॉन की नजर उनमें से एक आदमी पर गई जो देखते ही पहचान गया कि इसने ही मेरी बेटी को किडनैप किया था। गॉन चिल्लाते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। वहाँ कई सारे लोग तो थे, लेकिन गॉन काफी फुर्तीली तरीके से उनसे फाइट करता है और उन्हें एलिमिनेट कर देता है। वो तो एंड में उस आदमी के पास पहुंचता है और उसका गला दबाकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उस गैंगस्टर ने अब सच्चाई बताई कि हमने तुम्हारी बेटी को कुछ ड्रग्स दिए थे, बट वो ड्रग्स का डोज ज्यादा होने के कारण वो मर गए और हम उसकी डेड बॉडी को पहाड़ी वाले इलाके पर छोड़कर आ गए। गॉन इन चीजों को सुनकर एकदम से पैनिक हो जाता है। वो ये नहीं सोच सकता था कि इतने सालों से जो वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है वो मर चुकी है। गॉन एकदम गुस्से में उस गैंगस्टर का गला दबाने लगा उसकी जान लेने के लिए। थोड़ी ही देर में लिन वहां पर आकर गॉन को अलग करती है। उसने उस गैंगस्टर को गिरफ्तार किया और गॉन को एक गाड़ी में बंद कर दिया होता है। गॉन तो अब लिन को बता रहा था कि उस गैंगस्टर ने कहा है कि मेरी बेटी मर चुकी है, फिर आखिरकार तुम सब उसे ढूंढने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। लिन का बॉस कॉल पर मौजूद था और सारी बातें सुनता है। उसने लिन को साफ कह दिया कि उससे कह दो कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, पर शायद लिन को भी समझ में आ चुका था कि ये झूठ है, उसकी बेटी अब नहीं रही। गॉन तो अब लिन से कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, यानी उस राइटर को खत्म करने का, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटी को मारने वाला वो गैंगस्टर चाहिए। गॉन उस गैंगस्टर को अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि वो बदला ले सके। लिन गॉन की इस रूप को देखते ही रह जाती है। यहाँ एंशिएंट टाइम में कंग उस बेचारी लड़की टैंगी को अपने साम्राज्य में लेकर वापस लौट रहा था, बट उन्हें पता चलता है कि साम्राज्य के कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और इन्हें उन्हीं सोल्जर्स ने मारा होगा। इनफैक्ट टैंगी की मॉम एंड डैड भी नहीं बच पाए। वो इससे बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, लेकिन अभी तक वो सुरक्षित नहीं थे। थोड़े ही देर के अंदर वहाँ कई सोल्जर्स भी आ चुके थे जो उन सभी को घेर लेते हैं। इसीलिए वो सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी भी शील्ड की आंखें भी आ चुकी थी। वहाँ रियल लाइफ में कंग ग्वान को सारी चीजें बता रहा होता है। अब तो ग्वान को वो बुक भी मिल गई जिसमें कंग अपनी ये कहानी पूरी करने वाला था। चौंकाने वाली बात ये थी कि ग्वान जिस तरीके से इमेजिनेशन देख रहा था वो सारी की सारी चीजें इस किताब में लिखी गई हैं। यानी कि कंग के पास कुछ तो एबिलिटी है जिससे कि अगर वो कोई भी कहानी लिखे तो वो एक पैरेलल दुनिया बना सकता था, और यही चीजें दूसरी दुनिया में भी हो रही थी। गॉन ये भी जान गया कि उसके कहानी में मेरी बेटी यानी कि टैंगी भी मौजूद है और उसे बचाना तो बहुत जरूरी होगा। इसीलिए गॉन ने लिन को कॉल करके ये बोल दिया कि वो कंग को नहीं मारेगा बल्कि उसकी प्रोटेक्शन करेगा ताकि वो कहानी कंप्लीट कर पाए। अब गॉन यहाँ पर आइडिया देता है कंग को कि वो कहानी किस तरीके से कंप्लीट कर सकता है। उसी हिसाब से वो चेंज करने लगे। यहाँ एंशिएंट टाइम पर जब वो सारे सोल्जर्स कंग और टैंगी पर हमला करने आ रहे थे तभी अचानक कंग के बॉडी में से वो कवच बाहर निकलता है। कवच ने एक सोल्जर का रूप ले लिया था जिसके हाथ में नुकीली तलवार मौजूद थी। सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगा। उस शील्ड वाले सोल्जर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। कंग भी उसकी मदद करता है और एट द एंड सबको मारने के बाद पता चला कि ये सोल्जर्स उसके ही इशारों पर चलता था, इसीलिए अब कंग उसे इशारों पर नचाने लगा। वहाँ लिन को भी उसका बॉस किडनैप कर लेता है ताकि वो सच्चाई किसी को ना बताए। अब तो गॉन और कंग एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं ताकि वो किताब कंप्लीट करे और अपनी कहानी को भी खत्म कर दे। गॉन तो अब कंग की प्रोटेक्शन करेगा चाहे कोई भी रुकावट आए। एंशिएंट टाइम में कंग और टैंगी सीधा पहुंच चुके थे उस गॉड के दरबार में, जहाँ इंटर करने पर उन्हें कई हजार संख्या में सैनिक दिखाई दे रहे थे। रात का समय था और वो सारे सोल्जर्स एक जगह पर स्टक हो गए थे। अब कंग जब टैंगी को लेकर आगे बढ़ता है तो उसका सामना वही बड़े से गॉड से हुआ था। वो गॉड इतना खतरनाक और इतने हाथों वाला होता है कि कोई भी देखकर डर जाए।
अब उस गॉड ने कंग को एक सच्चाई बताई कि तुम मेरे भाई के बेटे हो, जैसे कि मैंने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। कंग ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो गया और उससे फाइट करने के लिए बोलता है। वहाँ दूसरी तरफ लाइब्रेरी में कई सारे लिन के साथी आ चुके थे जो कि कंग को मारना चाहते हैं, बट गॉन वहाँ पर कंग की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था। वो उन सभी से बड़ी बहादुरी से लड़ने लगा। उसने अपने निशाने का यूज करते हुए उन सभी को एक एक करके मार गिराया होता है। इतने मोमेंट पर तो उस एंशिएंट समय में गॉड और कंग की एक दूसरे से फाइट भी चालू हो जाती है। कंग ने अपने उस शील्ड वाले सोल्जर को निकाला जो मिलकर उससे लड़ने लगा, लेकिन वो दोनों गॉड के सामने बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। एक समय पर तो टैंगी ने फ्लूट को बजाना स्टार्ट किया क्योंकि उससे कहा था उसके फादर ने मुसीबत में इसे बजा देना। उस धुन को सुनने के बाद गॉड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसने टैंगी को पूरी तरीके से खा लिया था। वहाँ लाइब्रेरी में दुश्मनों के हमला करने के बाद कंग काफी घायल हो जाता है। गॉन उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा कर लेकर गया तो गॉन ने वहाँ पर अपना ही कहानी बनाना स्टार्ट किया। अब एंशिएंट दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से वही रेड सोल्जर बाहर निकल रहा था जो और कोई नहीं बल्कि गॉन ही होता है। गॉन ने लगातार गॉड पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। अब कंग ने नोटिस किया कि गॉड के माथे पर कोई तीर लगी हुई है। शायद वो उसकी कमजोरी हो सकती है, इसीलिए वो उसे खींचने लगा। रेड सोल्जर यानी गॉन भी उसकी मदद करता है। वो उसे खींचते हुए नीचे गॉड को बुरी तरीके से मार देते हैं। उन्होंने तो टैंगी को भी बचा लिया जो कि अपने फादर के हाथ में मौजूद होती है। रियलिटी वाली दुनिया में उसकी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अचानक अब गॉन को वही धुन सुनाई देने लगी। जब वो बाहर पहुंचता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी मौजूद थी। यानी अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।